बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ओपनिंग बैटर पाकिस्तान टीम अब्दुल्ला शफीक के साथ सिडनी टेस्ट मैच में इनिंग का आगाज़ कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इत्तलात यही आ रही हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहनो कादिर ट्रॉफ़ी के इब्तदाई 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 1 सेंचुरी स्कोर करने वाले इमामुल हक को शायद अपनी सीट खाली करनी पड़े। उधर दूसरी तरफ शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन मैच के 360 रन से टीम पाकिस्तान को नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा और उसके बाद बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले मेलबर्न टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम पाकिस्तान को 79 रन से नाकामी के बाद सीरीज़ में 2-0 के खसारे का सामना है। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और टीम पाकिस्तान में इस टेस्ट मैच के हवाले से 2 तब्दीलियों की उम्मीद की जा रही है, 2 तब्दीलियों की गुफ्तगू की जा रही है और कहा जा रहा है कि साइम अयूब के साथ एक स्पिनर पाकिस्तान टीम में सिडनी टेस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। 2 टेस्ट मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस की क़यादत में 2 टेस्ट मैच जीतकर सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी के साथ इस सीरीज़ को अपने नाम कर चुकी है और सिडनी टेस्ट मैच का चाहे कुछ भी नतीजा हो, टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। अब्दुल रज़ाक की तरफ सीधा चलेंगे। रज़ाक, सिडनी टेस्ट मैच से पहले हम पर्थ में खेले, उसके बाद हम मेलबर्न में खेले, आप सिडनी को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम किस तैयारी के साथ, किस सोच के साथ, किस मंसूबे के साथ मैदान में उतरे? देखिए, पहली बात यह है कि हर ग्राउंड की फील्ड डिफरेंट है और जिस तरह का पर्थ में पिच था बिल्कुल बैटिंग ट्रैक था और मेलबर्न का पिच था वो बॉलिंग ट्रैक था और सिडनी में हमेशा स्पिनर को मदद मिलती है, यहाँ पे ब्रेक भी होता है और फास्ट बॉलर के लिए भी इतना ज़्यादा खास मौजूद नहीं होता, क्योंकि हमने जब भी यहाँ पे मैचेस खेले हैं वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट किया है और 4-4, 5-5 विकेटें स्पिनर ने ली हैं। और अब बहरहाल अब की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हम तो आज से 20 साल पहले गए थे। अब पिच कंडीशन देखनी पड़ेगी या कि ग्रास होता है कि नहीं होता। और ये कि अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आपको पॉजिटिव साइन मिलते हैं और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच जीता, उसके बाद उन्होंने अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता तो पाकिस्तान ये हो सकता है कि 2 या 2.5 दिन में मैच खत्म हो सकता था, कि जिस तरह की वो पिच कंडीशन थी। अब ये कि पाकिस्तान का हम जो भी टेस्ट मैच हमने देखा है, हम यही बात करते रहे हैं कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है और हमारे जो बैटिंग में है वो पॉजिटिव खेलने वाले प्लेयर बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव खेलना पड़ता है और अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, टीम के लिए खेलना पड़ता है, टीम को जितवाने के लिए खेलना पड़ता है। तो ये जो अप्रोच है ये पाकिस्तान टीम को लेके आनी पड़ेगी अपनी टीम में और हर प्लेयर की जिम्मेदारी ये है कि वो 40-50 को मत देखे और वो टीम के लिए खेले, 100 के लिए जाए। और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने मिस की है सेकंड टेस्ट मैच की। 316 स्कोर इतना ज्यादा नहीं था। अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में कोई बाबर आजम 100 करते या शान मसूद 100 करते तो ये पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता। ठीक हो गया। माजिद, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैच इस दौरे ऑस्ट्रेलिया में हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले यही गुफ्तगू हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ख़ास तौर पर मेलबर्न टेस्ट मैच जो बॉक्सिंग डे पर शुरू हुआ, टीम पाकिस्तान ने जिस मुकाबले का तासुर नहीं सिर्फ दिया बल्कि ग्राउंड के अंदर हमारी टीम लड़ती हुई भी दिखाई दी। फिर उसके बाद एक सवाल ये उठता था कि जी आपके बॉलर जब तक 2 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट नहीं करेंगे, 20 विकेटें नहीं लेंगे, तो बॉलर ने वो कच करके दिखाया और आप जो 4 पेसर के साथ मैदान में उतरे, उस फैसले की भी उन्होंने लाज रखी। जी हाँ, बिल्कुल। मेलबर्न टेस्ट में देखिए, पहला टेस्ट तो हम 360 रन से हारे, लेकिन मेलबर्न में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे जो एज ए पाकिस्तानी या एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट हमें भी खुशी होती है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ एक मुकाबले की पोजीशन पर आकर फिर उन्होंने क्रंच स्टेजेस पर वो अपने पॉइंट्स जो थे वो मिस कर दिए। मिसाल के तौर पर कैचेस ड्रॉप हुए, अब्दुल्ला शफीक कोई उससे कोई ऐसे गर्ज नहीं है, ना हम उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ स्पेशलाइज
पोजीशन है, अगर वो स्लिप में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको कहीं और भेजें। हमने शुरू में देखा कि बाबर आजम फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे थे और अब्दुल्ला शफीक स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। एक तो फील्डिंग का फैक्टर था, दूसरा जिस तरह अभी अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे, शान मसूद ने 50 किए, सलमान अली आगा ने 50 किए, बाबर आजम अच्छा खेलते खेलते आउट हो गए। तो ये जो छोटी छोटी इनिंग्स थी, इनको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। पास में हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, इंज़माम उल हक, यूनुस खान, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये यही करते थे कि 50 के बाद अपनी विकेटें थ्रो नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान ने मेलबर्न टेस्ट हारा है, चलें सीरीज़ हार गए, 70 अब 360 के बाद 79 रन का हार का मार्जिन था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर यही इंटेंट रही, यही टीम मैनेजमेंट की अप्रोच रही, पॉजिटिव थिंकिंग रही, तो मुझे उम्मीद है कि सिडनी टेस्ट चले हम हार भी गए तो हम और बेहतर पोजीशन पर आ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर शान मसूद की जो कप्तानी है, उसने बहुत इम्प्रेस किया कि वाकई एक लीडर की हैसियत से टीम को लड़ा रहे थे, अच्छे फैसले कर रहे थे। ठीक हो गया रज़ाक, मैं सिडनी टेस्ट मैच से हटकर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं मेलबर्न टेस्ट मैच की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं पर्थ टेस्ट मैच की नाकामी की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ की। पहले जब हम कैमरा में मैच खेले तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो इंतज़ामात हैं, मैं ज़्यादा इससे मुतमईन नहीं हूँ। हमको एक ऐसी पिच दे दी गई खेलने के लिए जो कि बहुत ही स्लो ट्रैक था। फिर उसके बाद जब हम पर्थ में हारे तो हफीज़ ने कहा कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी होगी, लड़कों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी और मैं टीम को बेहतर करना चाहूँगा। फिर मेलबर्न में जब हम हारे तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और इस बार उन्होंने क़वानीन के ऊपर बात की। इस बार उन्होंने जो टेक्निकलिटीज़ थी उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि ये हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, कोई रिमोट का मुकाबला हो रहा है, रिमोट कंट्रोल से गेम हो रहा है। तो हफीज़ की अंडर कैप्टनसी आप ख़ुद भी खेले हैं, आपको नहीं लग रहा कि हफीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, और आपको नहीं लग रहा कि हफीज़ चीज़ों को जिस तरह ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, वो अपने लिए मुश्किलात को अपनी तरफ आने दे रहे हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि हर प्लेयर की अपनी सोच होती है, और मोहम्मद हफीज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर किसी से मशवरा करते तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते थे। और एकदम से क्रिटिसाइज करना और फिर हारने के बाद अपनी टीम की तारीफ करना, क्योंकि इनका काम नहीं है इन चीज़ों को करना, क्योंकि इन्होंने बेहतरी के लिए ये आए हैं कि हम टीम में कैसे बेहतरी लेके आएंगे। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने इस तरह की बात करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा साइन नहीं है। आप को ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जैसे जो मीडिया के रिलेटेड लोग होते हैं, अगर वो बात करते तो बड़ा अच्छा होता। तो हफीज के लिए ये था कि जी हमें मानना चाहिए, हमने ठीक है, हमने बॉलिंग अच्छी की, हमने फील्डिंग में क्लैप्सेस दिए, हमने एक्स्ट्रा रन ज्यादा दिए, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। पर ये कि एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप एकदम से टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप थर्ड अंपायर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और क्योंकि जितनी इम्प्रूवमेंट आईसीसी लेके आई है अंपायरों में, अंपायर फील्ड्स में, तो वो कभी भी हमने आज तक ये नहीं सुना कि कोई भी ऐसा डिसीजन क्रिटिसाइज हुआ और कोई भी ऐसी जो डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ से हो तो उसमें कोई बहस की जाए। ठीक है, जो कुछ हुआ वो हमें मान लेना चाहिए, पर ये कि हमने काफी जगह पे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते थे, अपनी टीम को परफॉर्मेंस दे सकते थे, प्लेयरों की इंटेंट की बात हम कर सकते थे। और आपने शाहीन और मीर हमजा, अभी दो बॉलरों की परफॉर्मेंस पे आपको ये टेस्ट मैच यहाँ पे लेके आए, तो उस वक्त बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था। और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह बोल्ड तरीके से, मैं समझता हूँ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और इससे इमेज जो है ना वो खराब होता है। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया, कोई भी ऐसा इन बातों की अहमियत नहीं ली गई, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें थी। हमें ये बात करनी चाहिए थी कि टेक्नोलॉजी पे जो भी डिसीजन जाते हैं वो हमें मानने पड़ते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड अंपायर से आप ये कहेंगे जी इन्होंने मिस्टेक कर दी है और ये गलत डिसीजन हो गया।
तो हर प्लेयर की अपनी सोच होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि इस तरह की बात वो ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। और एक बात जो उन्होंने कही कि ये पाकिस्तान टीम अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी बात गलत है। पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि बॉलिंग पिच थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां बॉलिंग 127 साल 128 साल बॉलर भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है पिच में ग्रास भी था, बाउंस भी था, थोड़ा सा सीम भी था और स्विंग भी था, हर चीज मौजूद थी पहले दिन। तो ये देखना पड़ेगा और हर ग्राउंड में ऐसा पिच आपको नहीं मिलेगा और सिडनी में बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर आप टॉस जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहां पे फिर आपको पहले बॉलिंग करना चाहिए अगर आप इतने ही पॉजिटिव है। माजिद, आपके साथ मैंने कई दौरे किए हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं उनको अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ है और मुझे याद है कि 2008 में जब कराची एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बान था तो टीम पाकिस्तान के कोच जेफ लॉसन थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सीट पर बैठने से पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आकर ये कहा था कि आप सवाल करेंगे, आप जो है पता नहीं उन्होंने क्या बात की थी, तो आपने उनको कहा कि भाई आप इधर सवालों के जवाब देना है, डिक्टेशन आप हमें नहीं देंगे, और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई थी। तो हफीज़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर साफ़ी आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हफीज़ हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा कि वो एक टीवी चैनल पर बेलाग तबसरे कर रहे थे। शायद वो उनके जहन में था उस दिन जो वो एज ए कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो वो भूल गए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान की हैसियत से टेक्नोलॉजी को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, अंपायरों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो अब्दुल रज़ाक बात कर रहे हैं, पास्ट में भी ऐसे होता था, जब इस किस्म की सूरत हाल होती थी तो मीडिया को वो चीज़ बताई जाती थी कि ये हमारे साथ हो गया है, आप इस पर कोई स्टोरी बिल्ड करें, हमने आईसीसी से प्रोटेस्ट कर दिया, ये प्रोटेस्ट करने वाले। लेकिन हफीज़ ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, ठीक है, वो फॉर्मर कैप्टन हैं, उनके जज्बात हैं, उनकी दिल की बात है, लेकिन आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी डायरेक्टर या हेड कोच इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मैच ऑफिशियल्स को और फैसलों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। मुझे याद है 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई, अब्दुल रज़ाक भी शायद उस टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान टीम के जाने से पहले, बल्कि मैं और आप भी या इंग्लैंड में थे, पाकिस्तान टीम के जाने से पहले वसीम बारी जो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने आईसीसी के किसी मामले पर क्रिटिसाइज़ किया था जिस पे आईसीसी ने उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया था। फाइनली बारी साहब, हालांकि इतने ग्रेट विकेट कीपर थे, उनको माजरत करके फिर आईसीसी से जान छुड़वाना पड़ी। तो मेरे ख्याल में हफीज़ को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। जब मीडिया मैनेजर टीम के साथ होता है तो मीडिया मैनेजर को भी चाहिए कि कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या डायरेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने से पहले कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लें, ताकि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस ना करें। ये बहुत ज़्यादा करेंगे, देखिए अंपायर्स कहीं ना कहीं फिर आपको टकरा जाएंगे। जो टीवी अंपायर थे मेलबर्न टेस्ट में, हो सकता है वो फील्ड अंपायर थे, उनके दिल में अगर कुछ मसला हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में हफीज़ ने भी उससे लेसन से लर्न किया होगा और आइंदा मेरी तो यही उनको मशवरा है कि थोड़ा सा मोहतात हों। अगर कोई ऐसा मसला हो तो पाकिस्तानी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट करवाएं। अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एक दिन के बाद। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड साल 2024 का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान का होस्ट करने जा रहा है, जहां टीम पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के लिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच पर्थ में 360 रन के भारी फ़र्क से हारी। तो मेलबर्न टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान में 2 तब्दीलियां की गई और विकेट कीपर सरफराज अहमद की जगह रिजवान अहमद की टीम में मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की जगह टीम में फ़ाज़ बॉलर मीर हमज़ा को शामिल किया गया और ये दोनों तब्दीलियां टीम पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हुई। और अब इत्तलात हैं कि टीम पाकिस्तान मेलबर्न से सिडनी तक तीसरे टेस्ट मैच में मज़ीद 2 तब्दीलियां करने जा रही हैं। जो इस वक्त ज़बान ज़दे आम गुफ्तगू हो रही है वो है इमामुल हक की जगह साइम अयूब को खिलाने की। माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। किस हद तक सदाकत है इस बात में माजिद, और किस हद तक इमामुल हक जो है उनका फ़्लाइट मिस हो चुकी है सिडनी टेस्ट मैच की? देखें या थोड़ी देर पहले भी हम और आप एक जब निजी नशिस्त में बैठे हुए थे तो आपने ही बात की थी कि भाई हम लोग तो वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं
जो टीम मैनेजमेंट सोच रही होती है मैच में होने वाली होती है। हमारा इमाम उल हक से कोई मसला नहीं है, इमाम उल हक को तीसरा टेस्ट खिला दें, लेकिन जहाँ तक मोहम्मद हफीज़ की और शान मसूद की सोच है, वो तो चाहते हैं कि हम इमाम को रेस्ट करवाएं। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल जो ऑफ स्पिनर की गेंद थी नेथन लाइन की, उस पर वो जिस तरह स्लिप में कैच दे रहे हैं, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि स्लो बहुत खेल रहे हैं, गेंदें बहुत ज़ाया कर रहे हैं। फिर जो मसला है कि साइम अयूब भी ओपनर है, उसको जब साथ लेके चले हुए हैं तो उनकी सोच है कि नौजवान लड़का है, इसको मौका दे दें। अगर इसने यहाँ थोड़ा बहुत भी अपना स्पार्क दिखाया तो पाकिस्तान का फ्यूचर साबित हो सकता है। लेकिन मेरी भी ज़ाती राय ये है कि काफ़ी मौके मिल गए इमाम उल हक को, अब यंगस्टर को भी मौका मिलना चाहिए। देखें, हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं, फ़खर जमान भी टेस्ट मैच खेलते हैं, वो भी ओपनर हैं। साहबजादा फरहान हमारे डोमेस्टिक के सबसे कामयाब बैट्समैन, उसके अलावा हुरैरा वो भी ओपनर हैं, अहमद शहजाद वो भी ओपनर हैं। तो बहुत सारे ओपनर्स हैं, लिहाजा मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए साइम अयूब को। इमाम अगर अच्छे हैं वो भी डोमेस्टिक में जाएं, इस सीरीज़ के बाद परफॉर्म करें, वापस आ जाएं। रज़ाक, 2 इनिंग के बाद आपने ड्रॉप कर दिया दौरा ऑस्ट्रेलिया में सरफराज अहमद को और रिजवान को टीम में शामिल किया गया। अब इत्तलात ये हैं कि 4 इनिंग में 94 रन स्कोर करने वाले इमाम उल हक, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा गेंदें खेली हैं पाकिस्तान के लिए 300 से ज़्यादा, उनको ड्रॉप करके अब अब्दुल्ला शफीक के साथी के तौर पर साइम अयूब को हम डेब्यू कराने जा रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बात तो ये है कि पॉजिटिव साइन तो है, और ये है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो पॉजिटिव खेलते हैं, जैसे वार्नर है, जैसे वो टेस्ट इनिंग्स स्टार्ट करते हैं, इस तरह के प्लेयर चाहिए होते हैं। परफॉर्म करना है ना करना वो अलग बात है, आपकी इंटेंट ही नहीं है रन्स करने की, आपकी इंटेंट है कि रोकने की, आप सिंगल सिंगल डॉट, सिंगल मेडन मेडन, तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं खेली जाती। अब जो भी देख रहे हैं क्रिकेटर वहां बैठे हुए हैं, उनको आधे घंटे में पता चल जाता है, आधे घंटा भी ज्यादा कह रहा हूँ, 10 मिनट में पता चल जाता है इसकी इंटेंट क्या है। और वो तो पिछले काफी 4-5 साल से खेलते आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा वो कामयाब होता है जो पॉजिटिव खेलता है। और शान मसूद ने जिस तरह की बैटिंग की है, इस तरह की बैटिंग हमारे ओपनर्स को भी करनी पड़ेगी। और जब रन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है तो वहां पे फिर रन्स करने पड़ते हैं, आपको फिर जाना पड़ता है। तो ये इस इंटेंट के साथ पाकिस्तान टीम को खेलना चाहिए। जितने भी बैट्समैन हैं, मैं इमाम की बात नहीं कर रहा, जो भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे आए, तो अगर वो इस तरह खेलें, उनसे बात करें कि ये हमारा टारगेट है, हमने ये अचीव करना है, हमने 4 इन ओवर हर ओवर में करने हैं, कम से कम 3.5-4 की एवरेज से हमने स्कोर करने हैं, कोई भी खेले, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जितना वहां पे स्लो खेलेंगे, ब्लॉक खेलेंगे, उतना ही अंडर प्रेशर होंगे। रज़ाक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हमने भी हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ, भारत में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में उन्होंने भारत को फाइनल में शिकस्त दी। वहाँ पर भी हमने पहले इमाम उल हक के साथ ही मैदान में उतरने का फैसला किया, और जब चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच था, वहाँ पर हमने जब टीम में शामिल किया फ़खर ज़मान को, उससे पहले उन्होंने एक और अच्छी इनिंग खेली थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, वो इस बात पर भी चिराग पाते हैं कि भाई इमाम उल हक की जगह पहले ही मौका देते आप फ़खर को। अब टेस्ट क्रिकेट में भी यही होने जा रहा है। तो ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि भाई आपने सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी है, तो ये चीज़ क्या इमाम उल हक को नहीं समझ आ रही? क्या उनकी कैपेसिटी इतनी है, क्या उनकी अहलियत इतनी है, क्या उनका अंदाज ऐसा है? देखिए, ये सीधी बात ये है कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है ना, अच्छा सलूक नहीं हो रहा, और हर बंदा अपने माइंड के साथ प्लेयर को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप मेरिट पे, और आप इतनी सेंस होनी चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपने पहले टेस्ट में टीम खिलाई, वो भी आपकी सोच समझ की वजह से आपने पता नहीं कितने दिन पहले बैठ के मीटिंगें कर करके जो प्लान किया, जिस नतीजे पहुंचे आपने, वो टीम खिलाई, वो फेल हुआ। इसका मतलब है कि या तो फिर आपकी सोच में फर्क है, या तो आपको क्रिकेट ठीक नहीं करनी आ रही, या आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं सोच रहे। आपकी सोच है अच्छा करने की, पर जो भी आप सोचते हैं वो उल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपने आप को देखने की जरूरत है। हमें वो प्लेयर बनाने हैं जो पाकिस्तानी टीम के लिए खेले। अब क्रिकेट जो है ना, वो वहां पे आ गई हुई है
कि जो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पे फोकस करता है उसको बाय करते, जिसके ज़हन में ये है कि मैं 40-50 करने के बाद मीडिया में ये बताऊंगा कि मेरी एवरेज 50 की है, ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। सीधी बात है, अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अच्छा करना है, अगर आपने पाकिस्तानी टीम को ऊपर लेके आना है, जब तक इस तरह के स्टेप नहीं लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छी नहीं हो सकती। जहां पे प्रेशर पड़ता है, जहां पे क्रंच टाइम आता है, वहां पे हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, हमें परफॉर्मेंस मिलती है जी कितने स्कोर किया जी 45 कर लिया, 55 कर लिया, तो रिजल्ट जीरो। तो जब तक ये रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की टीम कैसे बेहतर हो सकती है। आपने जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं करते रहे, जितने प्लेयरों को यूटिलाइज करना है अपने तरीके से करते रहे, ना प्लेयर को कॉन्फिडेंस आएगा ना पाकिस्तान टीम ऊपर जाएगी। इस तरह ही करते रहेंगे, ये आज ये मैनेजमेंट है, 2 महीने 3 महीने के बाद कोई और मैनेजमेंट आ जाएगी, अब वो फिर अपने तरीके से लेकर चलना शुरू कर देगी पाकिस्तान टीम को। तो पाकिस्तान टीम के साथ कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रही। आप स्टेबिलिटी लेके आए, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दें, प्लेयरों को ये पता होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैचेस जितवाने के लिए खेलना है। 2 चीजों पे फोकस नहीं हो रहा। आप स्कोर कार्ड उठा के ले बैठ जाते हैं, आप उनकी एवरेज लेके बैठ जाते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस लेके बैठ जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है, आपको ये नहीं पता है कितने कैच छूटे हैं। अब ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। जिसकी इंटेंट ऐसी है स्लो खेलने की, रन्स करने की, अपने लिए, उनको बाहर कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में अब पर्थ और मेलबर्न के बाद आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में शुरू करने जा रही है। बुध से ये टेस्ट मैच साल 2024 का पहला टेस्ट मैच और पाकिस्तान का इस साल ये आखिरी टेस्ट मैच होगा, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को कम से कम 8-9 महीने इंतज़ार करना होगा अगली टेस्ट सीरीज़ के लिए। गुफ्तगू होती रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमानों अब्दुल माजिद भट्टी और अब्दुल रज़ाक के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।